हम कॉन्स्टिट्यूशन से चाहते क्या है, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आईने हिंदुस्तान से हम लोग क्या चाहते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट, राइट। तो सबसे पहला है आपका प्रीएम्बल। ये कॉन्स्टिट्यूशन का माइंड कहा जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हार्ट कहा जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी कही जाती है इसको, ठीक है। और ये जो प्रीएम्बल है, इसके ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एक ऑब्जेक्टिव का मतलब समझते ही हैं, आपका टारगेट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब होता है कसम खाई गई है, जो रिजोल्व किया गया है। तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो 13 दिसंबर 1946 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर पास किया गया था, उसी का मॉडिफाइड वर्जन जो है वो क्या है, प्रीएम्बल है। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये बताता था कि भाई हम चाहते क्या है, हम कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्यों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमने क्यों बनाई है, हम क्यों क्या चाहते हैं भारतीय संविधान से, इस कॉन्स्टिट्यूशन से हमारी क्या एस्पिरेशन से, क्या फीलिंग से, हम चाहते क्या हैं ये। और आर्टिकल और इसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव दिया गया, और फिर उसको जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया तो उसको मॉडिफाई करके उसमें शॉर्ट वर्ड्स में वही सारी बातें हमने प्रीएम्बल के अंदर डाल दी। तो जैसे किसी बुक की एक प्रस्तावना होती है, जैसे किसी बुक का एक प्रीफेस होता है जिसमें वो बताते हैं कि आप चाहते क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल हमें ये बताता है ये बुक किताब किस बारे में है, क्या चाहती है, ठीक है। इसके बाद में ये जो पार्ट है, ये जो आपका प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल के बाद पार्ट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। क्या होते हैं पार्ट, 1 से लेकर और 22 इंडिया के अंदर पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और 1 टू लेकर 395 आर्टिकल्स, ठीक है। टोटल ये 395 आर्टिकल्स हैं। और शेड्यूल जो है वो 8 थे शुरू में, अभी 12 शेड्यूल है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 8 शेड्यूल थे, अभी 12 शेड्यूल है। और इसमें जो, ठीक है, अभी 12 शेड्यूल्स है। तो हम लोग जो है ये भारतीय संविधान, ये आईने हिंदुस्तान जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, इसके अंदर प्रीएम्बल जो है बेसिक फिलॉसफी है, बेसिक फलसफा है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, मतलब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ये मॉडिफाइड वर्जन है प्रीएम्बल, ठीक है। और उसके बाद में पार्ट्स हैं, 395 आपके आर्टिकल्स हैं इसके अंदर। ये आर्टिकल्स क्या बताते हैं, आपको बताते हैं कि कानून है क्या एग्जैक्टली, ठीक है। वो तो एक फीलिंग को बताता है, प्रीएम्बल जो है वो बताता है कि भाई हम चाहते क्या थे कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। लेकिन जो शेड्यूल्स हैं ये हमें ये बताते हैं, शेड्यूल हमें क्या बताते हैं कि वो आर्टिकल्स, ये पार्ट्स हमें क्या बताते हैं कि कानून है क्या, एग्जैक्टली लॉ क्या है। और ठीक है, एग्जैक्टली लॉ क्या है ये कौन बताता है, आर्टिकल्स। और शेड्यूल मतलब होता है लिस्ट, जैसे आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लिस्ट होता है ना कोई ना कोई, तो यहाँ पे लिस्ट की बात की गई है, इसके अंदर क्या बात की गई है, लिस्ट की बात की गई है, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है। तो लिस्ट जो सिस्टम है, शेड्यूल जो है वो हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। 12 शेड्यूल के अंदर लिस्ट है वन वे और अदर, ठीक है। अब वो क्या लिस्ट है, किस बारे में बात करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज बात धीरे धीरे बात करेंगे। सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है जिसपे हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज प्रीएम्बल। क्या है प्रीएम्बल, प्रीएम्बल क्या है, बोलता है कि भाई प्रीएम्बल कैसे, आप रीड करेंगे प्रीएम्बल को तो आप लोग देखिए, आपकी किताबों में भी होगा, आप पढ़ लीजिएगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity integrity of the nation. In our Constituent Assembly on this day of 26 November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ये प्रीएम्बल है, ठीक है। प्रीएम्बल धीरे धीरे आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीएम्बल के ऊपर डायरेक्टली लिटरल क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्टली पूछ लेता है कि कैसे किस सीक्वेंस में मेंशन है, कभी सीक्वेंस पूछ लेता है, कभी पूछ लेता है कि किस किस तरह की जो है बात की गई है, किस तरह की, मतलब प्रीएम्बल के अंदर ये कि किस तरह से इसको सिखाया गया है, किस तरह से इसमें बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के
आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तो धीरे धीरे आपको याद करना है। सीक्वेंस भी पूछ सकता है, एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकता है, ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, ओके, आर यू गेटिंग? तो अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं प्रियम्बल की एक्सप्लेनेशन, प्रियम्बल के कि कैसे प्रियम्बल है, क्या है उसके अंदर, कौन कौन सी चीजें हैं, उस चैप्टर की बात करने जा रहे हैं। ये लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 4 है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किस बारे में बात करता है? तो देखो, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जो प्रियम्बल से शुरुआत की जिसने, ठीक है, सबसे पहला। और हमने जो हमारा जो भारत का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, ये भी हमने, हमारा जो आइडिया है दैट वी हैव टेकन फ्रॉम अमेरिका। ठीक है, सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। बहुत सारी कंट्रीज का हमने इसमें लिया है, बहुत सारी कंट्रीज की प्रैक्टिस को देखा है, लिया है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस थी वो अमेरिकन प्रैक्टिस को हमने लिया है। और प्रियम्बल का जो ये जो वर्ड है प्रियम्बल, इसको इस तरह से, जिस तरह से हम रिफर कर रहे हैं, ये आइडिया ये कहां से आया है? अमेरिका से आया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। और बहुत सारे इमिनेंट जूरिस्ट जो है, जैसे कि एक एनके पखीवाल जो है, इन्होंने इमिनेंट जूरिस्ट थे, इन्होंने कहा था इसके लिए कि अब ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको किसने कहा है? क्या कहा है? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये पूछ लेता है कि भाई आईडी कार्ड किसने कहा है, तो आप कहोगे किसने कहा है भाई? ठीक है, N.A. पालकी वाल या वाला। ठीक है, तो N.A. पालकी वाला एक जूरिस्ट हुआ करते थे, इन्होंने कहा कि भाई ये जो है क्या है? आइडेंटिटी कार्ड है। तो आइडेंटिटी कार्ड है, कुछ लोग इसको फिलॉसफी कहेंगे, कुछ लोग आइडेंटिटी कार्ड कहेंगे, लेकिन आइडेंटिटी कार्ड का मतलब क्या होता है? जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड आपकी आइडेंटिटी को बताता है, आपकी आइडेंटिटी को बताता है, उसी तरह से प्रियम्बल जो है वो किसकी आइडेंटिटी को बता रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन की एंटिटी को बता रहा है। ये बात जो है इसके अंदर कही गई है। ठीक है, उसके बाद में प्रियम्बल कहां से लिया गया? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को मेंशन किया और बताया कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, रिजोल्यूशन पास किया था कितनी तारीख को? 13 दिसंबर, ठीक है, 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मॉडिफाई करके हमने क्या बना दिया? प्रीएम्बल बना दिया। ठीक है, और उसके बाद में प्रीएम्बल जब बनाया गया था ओरिजिनली, तो उसके अंदर 3 वर्ड्स नहीं थे, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसको ऐड किया, और वो 3 वर्ड्स थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और एंड इंटीग्रिटी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमारा देश 1976 से पहले सोशलिस्ट नहीं था? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, या इससे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर नहीं था? क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंटीग्रिटी नहीं थी? क्या ऐसा है? आप बताइए भाई मुझे, क्या ऐसा है? क्योंकि ये तो बाद में ऐड किया गया, तो इसका मतलब ये है कि क्या पहले नहीं था? बताएंगे? हाँ? तो यहां पे बात को समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर नहीं था। ये जो अमेंडमेंट है इसने मोर क्लियर कर दिया, प्रियम्बल उसको वजाहत कर दी, क्योंकि प्रियम्बल जस्टिसिएबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि आप प्रियम्बल के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। आप समझ रहे? आप कहां नहीं जा सकते? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आप नहीं जा सकते हैं प्रियम्बल के बेसिस पर। यानी कि अगर यह कहें कि प्रियम्बल के अंदर का वायलेशन हुआ है, मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना है या हाई कोर्ट जाना है, तो यू कैन नॉट, राइट? सो इसका मतलब जस्टिसिएबल नहीं है, इसका मतलब बहुत स्ट्रांग नहीं है। ये एक सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड है, ये सिर्फ एक फेस है जो एक्चुअल में जाहिर करता है कि ये ट्रेलर है, कि ये बताता है कि अंदर की फिल्म कैसी। ठीक है, क्लियर है ना? सो बस इसको, ट्रेलर को में और कुछ पॉइंट्स जो फिल्म के अंदर हैं वो लाए गए हैं। जैसे कि होता है ना कि ट्रेलर 2-3 रिलीज होते हैं, एक ट्रेलर के अंदर कुछ दिखाते हैं, एक ट्रेलर के अंदर कुछ दिखाते हैं। इसमें क्या किया गया है कि जो बात नहीं दिखाई गई थी वो दिखा दी गई है। लेकिन इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि पहले सेकुलर नहीं था, सोशलिस्ट नहीं था।
आप समझ रहे बात? पहले से तब उसको एक तरीके से डिफाइन कर दिया कि है टॉप लेयर में ला दिया गया। हाँ, उसको बाहर लाके सामने फेस पे दिखा दिया कि भैया ये जो है ना, देखो, और क्लियर कर दिया कि इस फिल्म में ये चीजें हैं, ठीक है। सो इसमें क्या बोला गया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अच्छा, इसका ऑर्डर भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि पहले सॉवरेन है, फिर सोशलिस्ट है, फिर सेकुलर है, फिर डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक है, ठीक है। एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन, और सारे सिटीजन को क्या देना है? जस्टिस। कैसा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। क्या है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. इसको आपको as it is याद करना है, as it is याद करना है, ओके? जरा इसका मतलब समझते हैं। We the people of India, हम भारत के लोग। वी मतलब जब हम बोल रहे हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ठीक है, हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, हमने कसम खाई है। क्या कसम खाई है भाई? हमने कसम खाई है कि कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, इंडिया को बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? सॉवरेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सॉवरेन। जरा आप समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द सॉवरेन? सॉवरेन का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? डिपेंडेबल, किसी दूसरे का इंटरफेयर ना हो इस चीज में। अच्छा सर, सॉवरेन का मतलब कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ये बात बताओ, आउटसाइड इंटरफेरेंस ना हो, बस यही है सेकुलरिज्म क्या? नहीं सर, जो हम डिसाइड यही है सॉवरेनिटी क्या? सॉवरेनिटी यही है कि आउटसाइड इंटरफेरेंस ना हो, मतलब आजादी, इंडिपेंडेंस। यस सर। या कुछ और भी है इसमें? सर, जो हमारी कंट्री के लिए सही हो वो हम खुद डिसाइड कर सके, कोई और उसमें इंटरफेरेंस ना कर पाए। वही बात है, वही बात है। एक बात हो गई कि मतलब कोई और इंटरफेयर ना करे, हम खुद अपना डिसीजन ले सके, यही तो है ना। yes, हम किसी के ऊपर हमारे मतलब हमें किसी का ऑर्डर नहीं मानना है ना। अच्छा yes, लेकिन जरा चलिए थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा वजाहत करते हैं सॉवरेनिटी की, क्योंकि देखिए लक्ष्मीकांत की आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो इसमें कुछ कमियां हैं। उन कमियों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूं, थोड़ा समझिएगा, ठीक है। देखिए सेकुलरिज्म की जरा हम लोग आते हैं और जरा देखते हैं एक बार सॉवरेन की डेफिनेशन। पहले सॉवरेन क्या कहा है, इन्होंने क्या कहा है, कोई रीड कर लो भाई कि सॉवरेनिटी क्या है। The word sovereign implies that India neither a dependency nor a dominance of any other nation, but an independent state. There is no authority above it, and it is free to conduct its own affairs, both internal and external. Though in 1949, India declared the constitution of her fully membership of the Commonwealth of Nations and accepted the British Crown as the head of the Commonwealth, this extra constitutional declaration does not affect India's sovereignty in any manner. Further, India's membership of the United Nations organization also in no way constitute a limitation on her sovereignty. Being a sovereign state acquire a foreign territory or cede a part of its territory in favor of a foreign state. आप ये समझ लीजिए कि अगर ये डेफिनेशन में आपको किताब भी दे दूं मेंस में आ जाए और आप ये किताब में लिख भी दें तो भी आपको नंबर जो है 4 नंबर 10 में से 3 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा पता है? मिलेगा। रीजन बिहाइंड दैट इज कि ये जो सॉवरेनिटी की डेफिनेशन है ये अधूरी डेफिनेशन है। एक्चुअल में ये इंडिपेंडेंट स्टेट की बात कर रहा है, ये एक्चुअल डेफिनेशन है ही नहीं, ठीक है। इसकी जो सही डेफिनेशन को समझने के लिए हमें सॉवरेनिटी को समझना पड़ेगा। सॉवरेनिटी का मतलब इंडिपेंडेंस नहीं होता है, सिर्फ इंडिपेंडेंस नहीं होता है, ये सिर्फ वन साइड ऑफ द स्टोरी दिखा रहा है। कोई बताएगा और इसमें क्या चीज है? जैसे कि इन्होंने जो बोला कि सॉवरेनिटी इंप्लाइज दैट इंडिया इज नाइदर अ डिपेंडेंसी और डोमिनियन और एनी ऑफ एनी अदर नेशन बट इंडिपेंडेंट स्टेट। इतनी तो बात समझ में आ गई ना।
कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी नहीं है ना, और ये अपने काम जो है अपने जो अफेयर्स हैं इनको बोथ इंटरनल एक्सटर्नल मैनेज कर सकता है। ठीक है, अच्छा चलो मैं इससे भी आगे चलता हूं। ये कहा कि सॉवरिन का मतलब, सॉवरिन जो है, सॉवरिन का मतलब याद रट्टा मार लीजिए, समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंस नहीं होता है। सॉवरिन को पहचानने के लिए दो मार्क्स होते हैं, पॉजिटिव मार्क, ठीक है, जैसे किसी को पहचानने के लिए मार्क होता है ना, और नेगेटिव मार्क। क्या होता है? नेगेटिव मार्क। जैसे कहते हैं ना चेहरे पर कट का निशान, हाथ पर इसका जले का निशान, तो ये मार्क है। तो मार्क क्या है? एक होता है पॉजिटिव मार्क और एक होता है नेगेटिव मार्क। पॉजिटिव मार्क क्या है? Everyone will render habitual obedience to the sovereign. ठीक है, everyone will render habitual obedience to the sovereign. ओके, यानी हर एक इंसान चाहे वो कोई भी हो, every citizen, ठीक है, is bound to render the habitual obedience to the sovereign. And दूसरा negative mark, sovereign is not bound to render habitual obedience to anyone. कहने का मतलब क्या है कि सॉवरिन कहेगा सबको मानना पड़ेगा, और कोई भी कहे सॉवरिन माने ना माने। जो सॉवरिन है उसके अंदर एक क्वालिटी है कि अगर उसने बोला अपने सिटीजन को कि आपको ऐसा करना है, उसने कोई कानून बना दिया तो आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा आप किसी की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्लियर है? दोनों एक दूसरे के अपोज हो जा रहा है। नहीं, देखो जैसे क्या, फॉर एग्जांपल इन्होंने अधूरी बात की है, लास्ट सेकंड वाली बात की है, पहली बात की ही नहीं है जो डेफिनेशन है। क्यों? अंग्रेजों की बात मानने के लिए, बाहर की कमांड लेने के लिए हम बाध्य नहीं है। ठीक है, समझ में आता है? ठीक, लेकिन हम जब कमांड देंगे तो हमारे सिटीजन बात नहीं, वाली बात इन्होंने की नहीं। ठीक है, सॉवरिन के अंदर एक बात होनी चाहिए, सीडीएस। ये अगर नहीं है तो सॉवरिन नहीं है। क्या है सीडीएस? कमांड, सी मतलब कमांड, कमांड मतलब ऑर्डर। अगर कमांड देता है सॉवरिन, ठीक है, तो ड्यूटी है किसकी? सिटीजन की, सामने वाले की ड्यूटी है कि वो उसको फॉलो करे, और अगर उसने फॉलो नहीं किया तो उसको सजा भी दे सकता है, सैंक्शन भी कर सकता है। ठीक है, तो कमांड, ड्यूटी और सैंक्शन जिसके अंदर नहीं है वो सॉवरिन नहीं है। तो सॉवरिन होने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है कि कमांड होना चाहिए, यानी कि कमांड दे। जैसे सॉवरिन ने कमांड दिया कि ऐसा करो, ऐसा कानून बनाओ, तो सामने वाले की ड्यूटी है सिटीजन की कि वो फॉलो करे, और अगर उसने फॉलो नहीं किया, कानून तोड़ा, तो उसको सजा भी दे सके। अगर ये पावर है तो सॉवरिन है, और अगर ये पावर नहीं है, ये ऑस्टिन की डेफिनेशन थी। किसकी? ऑस्टिन ने दिया था। ऑस्टिन बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं, इन्होंने ये सीडीएस वाली डेफिनेशन दी है, और उन्होंने कहा है कि कमांड, ड्यूटी और सैंक्शन होना चाहिए। दूसरा उन्होंने एब्सोल्यूट सॉवरिटी में, दूसरा उन्होंने बोला सॉवरिन का मतलब ऐसे समझिए कि अगर सॉवरिन कमांड देता है तो हर किसी को उसकी बात को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, और वो सॉवरिन किसी की भी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है मानने के लिए। इसको नेगेटिव मार्क कहते हैं। ये पूरा मिला के डेफिनेशन है। तो ये वाला जो पार्ट है ये इंडिपेंडेंस वाला पार्ट है, और ये वाला कमांड वाला पार्ट है। समझ रहे आप? तो दो पार्ट अगर उसमें नहीं होंगे तो आप नहीं कह सकते कि आप सॉवरिन है। क्या बात आपके समझ में आई? आई बात समझ में? आसान है, मुश्किल है? तो सॉवरिनिटी जिसके अंदर होगी, जो सॉवरिन होगा, सिंपल वर्ड्स में बता दो भैया सॉवरिनिटी क्या है। सॉवरिन जो बंदा होगा उसकी बात को सबको मानना पड़ेगा, और वो किसी की बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क। और दूसरा सीडीएस, यानी कि सॉवरिन जब कमांड दे तो सामने वाले की ड्यूटी होगी कि वो उसको फुलफिल करे, और अगर उसकी फुलफिल कमांड को, उसकी बात को फुलफिल नहीं किया गया तो सजा भी दे सकता हो, अगर उसके अंदर ये पावर है। अब इंडिया को देख लेते हैं, सॉवरिन है कि नहीं है। इंडिया की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, वो सबसे ऊपर है, सॉवरिन है। इंडिया ने कोई कानून बनाया, सिटीजन को उसको मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा, और नहीं माना तो सजा दे सकता है। तो ये कंडीशन पूरी हो रही है? बिल्कुल। अगर इंडिया कोई कमांड देता है तो उसके सिटीजन मानते हैं। एवरीवन विल रेंडर हैबिचुअल ओबीडियंस टू द सॉवरिन, जिसको कमांड दिया सबको मानना पड़ेगा। और सॉवरिन इज नॉट बाउंड टू रेंडर हैबिचुअल ओबीडियंस टू एनीवन, यानी कि सॉवरिन को जरूरी, अब इंडिया को कहे कि इंग्लैंड कमांड देगा तो इंडिया माने? जरूरी माने? नहीं माने। तो इस तरह से हम सॉवरिनिटी, ये कंप्लीट डेफिनेशन हुई, कंप्लीट बात हुई सॉवरिनिटी समझने की। ठीक है, सिर्फ इंडिपेंडेंस एक पार्ट है, जबकि अथॉरिटी मेन पार्ट है। यानी इंडिपेंडेंस, आप आजाद हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपके पास अथॉरिटी भी है कि नहीं है? अथॉरिटी का होना बहुत जरूरी है, सिर्फ इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। आप आजाद हैं, लेकिन आप किसी को कमांड दे सकते हैं?
आप अपना कुछ नहीं करें, ठीक है, समझ में आता है। तो सॉवरेनिटी में की जो डेफिनेशन लक्ष्मीकांत में दे रखी है वो एक्चुअल में डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट, ना कि सॉवरेनिटी की। तो ये अधूरी डेफिनेशन है, एक मार्क को पहचाना गया है, दूसरा मार्क पहचाना ही नहीं गया। मतलब फ्रंट की बात की गई, बैक की बात ही नहीं की गई, और या बैक की बात की गई, फ्रंट की बात ही नहीं की गई, ठीक है। तो ये वाली डेफिनेशन अधूरी है, इसको पूरा कर लीजिएगा कि अथॉरिटी होना जरूरी है। अगर बंदे के अंदर अथॉरिटी नहीं है तो वो सॉवरेन हो नहीं सकता। और अथॉरिटी किस बात की? कमांड देने की, और ड्यूटी की, और उसके सामने वाले को ड्यूटी है कि वो फुलफिल करे, और फिर सैंक्शन। अगर ये बात आप लिख देते आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर ये बात आप नहीं लिख के आते, पॉजिटिव नेगेटिव मार्क्स लिख के नहीं आते, इतना भी लिख लीजिए, लक्ष्मीकांत उठा के लिख लीजिए, आपको 10 नंबर में से 3 नंबर भी मिल जाए तो बड़ी बात। समझ गया? वीकेंड से सॉवरेन मतलब एक किंग की तरह होता है, जो क्या? हाँ, किंग की तरह होता है एब्सोल्यूट सॉवरेन। अच्छा मैं बताऊं, अगर बात सलमान, ठीक है, आवाज थोड़ी तुम्हारी कट रही है, इसको क्लियर। हाँ, किंग की तरह होता है। किंग अगर एब्सोल्यूट है तो सॉवरेन हो गया, लेकिन एक तरह से मैं आपको और बड़ा एग्जांपल दूं तो ये है कि खुदा सिर्फ सॉवरेन है और कोई सॉवरेन और नहीं है, ठीक है। ईश्वर को सॉवरेन, जो एब्सोल्यूट सॉवरेन कहोगे, वैसे एब्सोल्यूट किंग भी अगर ऐसा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोई किंग है, कोई एब्सोल्यूट मोनार्क है जिसकी कमांड सबको माननी पड़ेगी और वो किसी की बात को ना माने तो वो सॉवरेन हो सकता है। बट इंडिया के अंदर अगर आप इंस्टीट्यूशन ढूंढोगे ना तो सॉवरेन नहीं मिलेगा आपको। आप इंडिया के अंदर सॉवरेन इंस्टीट्यूशन नहीं ढूंढ सकते। आप कहो सुप्रीम कोर्ट सॉवरेन है? नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव, है ना। वो जो मर्जी वो फैसला दे सकता है? नहीं, रूल ऑफ लॉ से बंधा हुआ है कि नहीं है? अपने मन से फैसला दे सकता है? नहीं दे सकता, ठीक है। जो बंधा हुआ है उसी से फैसला करेगा, ठीक है। आप कह दो प्राइम मिनिस्टर सॉवरेन है? बिल्कुल नहीं, जनता ने उसको चुना हुआ है। आप कह दो जनता सॉवरेन है? जनता की सुनता कौन है? जनता तो वैसी पिटी पड़ी। मतलब अगर आप ये सोचे कि हम आइडेंटिफाई कर ले कहीं सॉवरेनिटी को, तो आप ऐसे बोल सकते हैं इंडिया सॉवरेन है, बट आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन सॉवरेन है। गाड़ी ओवरऑल इंडिया सब कुछ मिलाकर सॉवरेन कहेंगे आप। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, कॉन्स्टिट्यूट किया इंडिया को सॉवरेन, ठीक है। सोशलिस्ट, अब सोशलिस्ट में, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? अब देखिए सोशलिस्ट जो होता है ना, सबके सामने बुक होगी, डेफिनेशन देख लीजिएगा। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आप किताबों में आप लोग पढ़ते हो, हम समाज के बारे में सोचे, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचे। कार्ल मार्क्स का नाम सुना है? उसने एक डेफिनेशन दी थी, और मैंने आप लोगों को इकोनॉमी पढ़ाया भी था कि उसने तो एक बोला था कि 2 कैटेगरी है वर्ल्ड में, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में। उसने एक बात कही कि उसको एनालाइज करने के बाद कि एक दोज हु हैव एंड दोज हु हैव नॉट, ना कोई रिलीजन, ना कोई कास्ट, ना कोई क्रीड, ना कुछ, सिर्फ क्या मैटर करता है? दोज हु हैव एंड दोज हु हैव नॉट। एक जिनके पास पैसा है, रिसोर्सेज है, वेल्थ है, और एक जिनके पास नहीं है। जिनके पास है उनके लिए सारी चीजें आसान है, और जिनके पास नहीं है उनके लिए सारी चीजें मुश्किल है, ठीक है। अभी आप देखते हैं रिलीजन का लोगों के अंदर आजकल इंडिया में भूत चढ़ा हुआ है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं जिनके पास पैसा है उनको ये सब चीजें जज भी नहीं करती है, ठीक है, मतलब छूकर भी नहीं गुजरती है। और जिनके पास पैसा नहीं है उनको हर चीज अफेक्ट करती है। आप देख लीजिए, एक क्लास है अभी, सैफ अली खान है, उसने करीना कपूर से शादी की है। कौन कहेगा लव जिहाद किया, ये किया, वो किया? किएगा? नहीं किया, है ना। और ये सोहा अली खान ने किससे शादी की है? उसकी बहन ने, उससे क्या नाम है, कुणाल खेमू से। तो क्या वो कोई कहने जाएगा कि भैया ये क्या नाम है, वो कोई मुल्ला या और ये कोई कहने जाएगा उसको कि तुमने क्या गलत कर लिया और ये कर लिया, वो कर लिया? भाई वो उन सबसे ऊपर उठ गए। सोसाइटी में उनका स्टेटस अलग है, वो अलग स्टेटस में बात करते हैं, किसी का फतवा नहीं मानते, है ना। वो मानते ही नहीं किसी रिलीजन को। तो वही उस पर बात कर रहा है कि दोज हु हैव एंड दोज हु हैव नॉट, जिनके पास नहीं है उनके पास सारी दिक्कतें हैं। सो सोशलिज्म में हम लोगों का ये सोचना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक के पास तो इतना हो कि वो मतलब उसके हजारों कमरे का घर बना हुआ रखा हो उसका, और एक के पास इतना हो कि वो इतना भी ना हो उसके पास कि वो खाना खा सके, 2 वक्त की रोटी खा सके, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा सोशलिस्ट है तो हम समाज के वेलफेयर के बारे में करेंगे। गवर्नमेंट का मोटिव प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा सोशलिज्म में। गवर्नमेंट का मोटिव होगा नो प्रॉफिट नो लॉस वाला, और गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को यूज करेगी किसके लिए? अपने सिटीजन के वेलफेयर के लिए, लोगों में समानता लाने के लिए, सामाजिक यानी कि लोगों के बारे में सोचेगी। ये नहीं कि हम पुलिस स्टेट नहीं होंगे, हम वेलफेयर स्टेट होंगे। ये नहीं कि हम टैक्स वसूल करेंगे, लोगों की हड्डियों से खून चूस लेंगे और टैक्स वसूल कर करके लोगों का खून निकाल लेंगे और उससे फिर अपना ऐश करेंगे। ऐसा नहीं होगा। हम लोगों को जीने देंगे, उनको एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करेंगे कि वो बेहतरीन लाइफ गुजार सके। सोशलिज्म का मतलब एक सोसाइटी के बारे में हम लोग सोचेंगे। ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट सोशलिज्म का है। और सोशलिज्म का मतलब ये है कि सोसाइटी
एज अ लार्ज हमारा मेन कंसर्न है, ना कि प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, ये हमारा ये सोशल। तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, मैंने अभी बताया सेकुलर का मतलब होता है कि स्टेट का अपना कोई धर्म ना हो। ठीक है, स्टेट का अपना कोई धर्म ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि इंसान भी सेकुलर हो जाए, लोग सेकुलर हो जाए ना, आपको सेकुलर होने की जरूरत नहीं है। इंडिया यह नहीं कहता है कि आप कह दो अपना धर्म छोड़ दो ना, आप अपने धर्म को फॉलो करो लेकिन दूसरे के धर्म को बुरा भला मत कहो। आप अपने धर्म को फॉलो करो लेकिन दूसरे के धर्म का डिसरिस्पेक्ट ना करो। आप अपने धर्म को फॉलो करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको प्रोपोगेट करो, उसका प्रीचिंग करो, ठीक है, उसका कंसेंसस करो, लेकिन प्रोपोगेट करो, उसको अच्छा कहो, लेकिन दूसरे के धर्म को बुरा मत कहो। आप नमाज पढ़ो लेकिन किसी को पूजा करने से मत रोको, कोई पूजा करे तो किसी को नमाज पढ़ने से ना रोके। ठीक है, समझ रहे हो ना। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जहां पे आएगा वहां पे सेकुलरिज्म होगा, यानी कि और इंस्टीट्यूशन को बोला कि आपका अपना कोई धर्म नहीं है, आपके पास किसी भी धर्म का आदमी आ जाए, जो भी आपका सिटीजन है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे क्रिश्चियन, कोई भी हो, यहूदी हो, ठीक है, जूस हो, सब आपके लिए बराबर है, बिकॉज दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया की में यूनिफिकेशन नहीं है, इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। आप हिमालय को ये नहीं कह सकते कि तू अपना बर्फ त्याग दे और डिजर्ट बन जा, कह सकते हैं। आप एवरग्रीन फॉरेस्ट को ये नहीं कह सकते कि तू जो है हरी पत्तियां सेट कर दे और तू क्या नाम है वो भगवा के कलर की पत्तियां उगाना शुरू कर दे। यू कैन नॉट। नेचर हमारा इतना डाइवर्स है, हम लोग पेनिनसुलर इंडिया में रह रहे हैं, हम लोग क्या नाम है प्लेन इंडिया में रह रहे हैं, हम लोग थार में रह रहे हैं, हम लोग क्या नाम है हिमालय पे रह रहे हैं। इतनी डाइवर्स कंट्री के अंदर आप एक यूनिफाइड सोच कैसे समझ सकते हो कि कोई एक यूनिफॉर्म सोच नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन सब अलग अलग होकर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं यूनिटी, इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। तो अलग अलग धर्म, अलग अलग भेष, अलग अलग भाषा के लोग हमारी इंडिया में रह रहे हैं, और यही तो इंडिया की ब्यूटी है। अगर डाइवर्सिटी खत्म हो जाए तो हम खत्म जी पाएंगे। डाइवर्स होना बहुत जरूरी है, डिफरेंट होना बहुत जरूरी है कि नहीं है। सर्वाइवल के लिए डाइवर्सिटी को कंजर्व करना बहुत जरूरी है, जो कि एनवायरमेंट में आपको समझ में आ रहा है ना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सेकुलर होने का मतलब ये नहीं, सेकुलर होने का मतलब है धर्म अपना कोई धर्म ना देखे कि भैया हम तो सिर्फ मुसलमानों का ही भला करने वाले, हम सिर्फ हिंदुओं का करने वाले, हम सिखों का करने वाले हैं या ईसाइयों का, हम सबका भला करने वाले हैं। हम धर्म के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे, हम डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे। हम अगर धर्मों की रिस्पेक्ट करेंगे, सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करेंगे, सबको उनको फ्री विदाउट एनी फेयर, अपने धर्म को प्रैक्टिस करने का सबको अधिकार दिया जाएगा। तो ये वो अधिकार है। ठीक है, आप धार्मिक सिंबल्स को अगर वेयर करते हैं, अगर आप प्रोहिबिट करेंगे तो फिर आप सारी धार्मिक सिंबल को आपको प्रोहिबिट करना पड़ेगा, और अलाउ करेंगे तो सारे धार्मिक सिंबल को अलाउ करना पड़ेगा। आप ये कह ही नहीं सकते कि नहीं हम ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है कि आप कहें एक धर्म के सिंबल्स को तो हम अलाउ करेंगे, ठीक है, लेकिन एक धर्म का जो सिंबल है उसको अलाउ नहीं करेंगे, आप ये नहीं कह सकते। तो सेकुलरिज्म में यह है कि रिस्पेक्ट सारे धर्मों की होगी और सबको बराबर तरीके से देखा जाएगा, और अगर ये नहीं होता तो आप सेकुलर कंट्री नहीं है। और सेकुलर होने का मतलब ये नहीं है, मैं कह रहा हूं इंडिविजुअल को सेकुलर होने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल रिलीजन फॉलो करें, सारे इंडिविजुअल अपने अपने रिलीजन को फॉलो करें, यही असल मायने में, सही मायने में सेकुलरिज्म है। ना कि हम ये कह रहे कि मैं तो अगर कह दूं कि मैं इस्लाम को नहीं मानता, आप कह दो इस्लाम को नहीं मानते, कोई कहते कि मैं हिंदुइज्म को नहीं मानता, ये सेकुलरिज्म नहीं है, या आप एथीस्ट हो गए। समझ रहे हैं ना, एथीस्ट हो गए हैं आप अपने रिलीजन को आपने त्याग दिया, छोड़ दिया, कुछ कर दिया, तो आप एथीस्ट हो सकते हैं, आप एंटी रिलीजियस हो सकते हैं, लेकिन आप सेकुलर नहीं हो सकते। सेकुलर होने का मतलब यह है कि आप अपनी धर्म की क्या नाम है के साथ साथ आप दूसरों की धर्म की इज्जत करें, और इंस्टीट्यूशन सेकुलर होना चाहिए, इंडिविजुअल को सेकुलर होने की जरूरत नहीं है। अगर योगी जी हमारे यहाँ पे यूपी के अंदर वो अपने धर्म को फॉलो करते हैं, बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, और कोई उसमें नहीं है, लेकिन एज अ चीफ मिनिस्टर जब वो बैठेंगे पर्सनल कैपेसिटी में, वो किसी की भी पूजा करें, कैसा भी वो करें, लेकिन उनके जब चेयर पे बैठे सीएम की, तो वो एक सीएम पूरे गार्जियन है पूरे स्टेट के, उसको उनको क्या चाहिए, उनको ये चाहिए कि सारे धर्म उनके लिए बराबर होने चाहिए उस टाइम एज अ सीएम। ठीक है, एज अ सीएम सारे बराबर होने चाहिए सब। अब देखिए, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं, मैं मुसलमान हूं, है ना, लेकिन मेरे पास चाहे हिंदू, चाहे सिख, चाहे ईसाई, कोई भी हो, मेरा फ्रेंड है, दुनिया भर के मेरे सारे फ्रेंड 99.99% फ्रेंड जो है हिंदू है, वो बहुत क्लोज फ्रेंड, मतलब एकदम जिगरी वाले, ठीक है, जो हैं, मतलब 1-2% फ्रेंड मुसलमान होंगे, नहीं तो ज्यादातर फ्रेंड हिंदू है। तो क्या मतलब नहीं होने चाहिए?
क्या मेरे स्टूडेंट जो है वो इतने हिंदू स्टूडेंट्स मैंने यहाँ से वहां तक पढ़ाए, तो क्या वो उनको मैं यहाँ पे इस प्लेट पे मैं बैठूंगा नहीं, मैं तुम्हें क्या नाम है नहीं पढ़ाऊंगा, क्या मैं तुम्हें उतनी मोहब्बत नहीं करूंगा, मैं तुमसे भी उतनी मोहब्बत करूंगा, दूसरे से भी उतनी मोहब्बत करूंगा। रिलीजन यानी एज ए टीचर आप सेकुलर हो जाएंगे, एज ए इंडिविजुअल मैं सेकुलर नहीं हूं, क्योंकि मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं रोजा रखूंगा, अपने रिलीजन को फॉलो करूंगा, है ना। कोई हिंदू टीचर आएंगे तो वो अपने हिसाब से माथा टीका वगैरह लगा के आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको मजबूर करें कि भैया नहीं तुम क्या नाम है मतलब अपनी पूजा वूजा छोड़ दो, तुम तो टीचर हो। तुम टीचर जिस समय हो उस समय आप सेकुलर हो, उसके अलावा अपनी पूजा रिलीजियस वो करो, लेकिन एज ए इंस्टीट्यूशन आपके लिए सब बराबर है, सारे इंस्टीट्यूशन बराबर है, क्योंकि टीचर एक इंस्टीट्यूशन है, वो उसके लिए सब बराबर है। एक सीएम एक इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए सब बराबर है। अब चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप अगर किसी स्टेट के सीएम हैं या आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया के एमपी हैं, ठीक है, हमारे यहाँ के एमपी हैं या विधायक है या कोई भी है, जब आप उस इंस्टीट्यूशन बैठे हैं, आपके यहाँ पे जितने भी लोग हैं आप सबके एमपी हैं, आप सबके रिप्रेजेंटेशन करेंगे, समझ रहे ना आप पूरे एरिया की। तो ये सेकुलरिज्म है, यानी आपको समझ आया ना कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। तो हमारे यहाँ देखो हम हमारे यहाँ क्या नेगेटिव भी है कॉन्सेप्ट और पॉजिटिव भी है। हम सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करेंगे तो नहीं तो किसी की नहीं करेंगे, हम सारे धर्मों को फंडिंग करेंगे नहीं तो किसी को नहीं करेंगे, ठीक है, हम सारे रिलीजन को अलाउ करेंगे नहीं तो किसी को नहीं अलाउ करेंगे। तो हमारे यहाँ दोनों बातें, ठीक है। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का मतलब यह है कि अगर गीता नहीं, कुरान नहीं पढ़ाई जाएगी, गीता भी नहीं पढ़ाई जाएगी, और गीता अगर पढ़ाई जाएगी तो कुरान भी फिर पढ़ाई जाएगी, यही तो मतलब हुआ। फिर गुरुमुखी भी पढ़ाई जाएगी, जो पढ़ना चाहे, है ना, फिर गुरुमुखी और जो पढ़ना चाहे रिलीजियस स्टडीज के नाम से एक आप रखिए सुबह, और उसके अंदर गीता भी पढ़ाइए। अगर जिसको कुरान पढ़ना है वो कुरान पढ़े, जिसको कुछ और पढ़ना है कुछ और पढ़े। रूल तो ये किसी को थोप नहीं सकते, आप थोप नहीं सकते, है ना, इसी को सेकुलरिज्म कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सेकुलरिज्म। अगर आप कहते नहीं एक पर्टिकुलर रिलीजन के लॉज थोपे जाएंगे तो दिस इज नॉट सेकुलर। इसका मतलब आप जो है इंपोज कर रहे हैं, चाहे आप कुरान को कर रहे हो, चाहे आप गीता को कर रहे हो, चाहे आप क्या नाम है गुरुमुखी को कर रहे हो, चाहे आप बुद्ध पूर्णिमा को कर रहे हो, किसी को भी कर रहे हो, ठीक है, बोधिसत्वा वगैरह कुछ भी, सत्याग्रह प्रकाश को कर रहे, कोई भी किताब अगर आप इंपोज कर रहे हो, कोई भी रिलीजन को इंपोज कर रहे हो तो गलत है। आप क्या कर सकते हैं, चॉइस दे सकते हैं। अगर आपको करना है तो पॉजिटिव, या तो फिर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा, इसको दूरी नहीं है आप। ये सेकुलर में आएगा, ये सेकुलरिज्म, ठीक है, समझ में आया सेकुलरिज्म। अच्छा, तो सेकुलरिज्म एंड सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के द्वारा होगी, जैसे कि अब्राहम लिंकन ने जो कहा था, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। जो गवर्नमेंट होगी वो लोगों के द्वारा चुनी जाएगी, लोगों में से चुनी जाएगी और लोगों के लिए काम करेगी, समझ रहे हो ना। तो डेमोक्रेटिक है हम लोग, तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो सरकार है, जो रियल में कानून वगैरह बनाती है, जो करती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो लोगों में से होंगे, वो एक परिवार के नहीं होंगे, समझ रहे हो ना। लोग उनको चुनेंगे, वो लोगों के लिए काम करेंगे, तो हम डेमोक्रेटिक हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्शन हो रहा है भाई, एमपी एमएलए का इलेक्शन हो रहा है, उससे हो रहा है, ये तो है नहीं कि एक ही बंदा राजा बनेगा। उसके बाद में रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब यह है कि हेड ऑफ स्टेट शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हेड ऑफ स्टेट कौन है हमारे यहाँ, बताओ, प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट या हेड ऑफ स्टेट जो होता है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ स्टेट नहीं है, हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है। अगर हेड ऑफ स्टेट कोई है, जैसे कि ब्रिटिश क्राउन के अंदर वहां पे कौन है, यूके के अंदर वहां ब्रिटिश क्राउन है, ठीक है, वहां की जो क्वीन है। तो हेड ऑफ स्टेट जो है अगर लोगों के द्वारा चुनी जाए या चुना जाए तब तो रिपब्लिक, और अगर ना चुना जाए, एक ही परिवार से हो, एक ही उससे हो, राजा या रानी हो, तो फिर क्या होगा, नॉन रिपब्लिक, मोनार्की हो जाएगी। तो सेकुलरिज्म क्या नाम है आपका, रिपब्लिक का उल्टा मोनार्की, ठीक है। अगर हेड ऑफ स्टेट शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल, अगर इलेक्टेड बाय द पीपल है तो डायरेक्ट तो हम रिपब्लिक हैं, और अगर इलेक्टेड बाय द पीपल नहीं है, नॉमिनेटेड है, ठीक है, या किसी एक फैमिली से आ रहा है, या वो रिजर्व्ड है किसी एक फैमिली के लिए, किसी एक इंसान के लिए, तो वो हम रिपब्लिक नहीं है, हम क्या है, मोनार्क हो सकते हैं या कुछ और हो सकते हैं। तो जैसे यूके है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे कनाडा है, इन लोगों ने हेड ऑफ स्टेट बना रखा है ब्रिटिश क्राउन को, सेरिमोनियल। ये डेमोक्रेटिक है, गवर्नमेंट इनकी चुनी जाती है लोगों के द्वारा, लेकिन सेरिमोनियल तरीके से हेड ऑफ क्राउन कौन है, हेड ऑफ स्टेट कौन है, इनका क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन। तो जब ब्रिटिश क्राउन है तो ये लोग क्या है, रिपब्लिक नहीं है, सिर्फ डेमोक्रेटिक। क्यों नहीं क्लियर हो रहा, प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा जो कि पूरा देश चलाएगा,
रामनाथ कोविंद काम भी क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अगर वो ब्रिटिश की महारानी ही होती, ठीक है, तो हमें क्या फर्क पड़ना था? ना उसकी कोई औकात, नहीं की कोई औकात है भाई। इनको भी जो रबर स्टैंप है, जो कहा साइन कर दिया, उन्होंने भी जो कहा साइन कर दिया, क्या कहना है ना? बस इज्जत देते रहते हैं फालतू की, सेरेमोनियल टाइप का है, बस वही सेरिमोनियल है। एक्चुअल पोस्ट जो है वो डेमोक्रेसी से आता है, वो हमारा डेमोक्रेटिक। प्राइम मिनिस्टर जो है हमारा डेमोक्रेटिक, जैसे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है ना मेन असल, तो ये इसी तरह हमारे यहाँ असल कौन है? अगर हमारी गवर्नमेंट चूज करेंगे हम, गवर्नमेंट जो असल सब कर रहा है, एग्जीक्यूटिव जो रियल वाले हैं, वो हम डेमोक्रेटिक हो गए, वो लोगों के लिए काम करें, लोगों में से हो, ठीक है। लेकिन हेड ऑफ स्टेट अगर लोगों के द्वारा चुना जाए, हेड ऑफ स्टेट, वो सेरिमोनियल हो सकता है और सब्सटेंशियल भी हो सकता है। जैसे अमेरिका के अंदर सेरिमोनियल नहीं है, सब्सटेंशियल हेड ऑफ स्टेट, और वही हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर वहां पे वो डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है, लेकिन वहां पे सब्सटेंशियल पावर है प्रेसिडेंट के पास, सेरिमोनियल पावर नहीं है। हमारे यहाँ क्या है? सेरिमोनियल पावर है। तो हम भी रिपब्लिक है, लेकिन पावरफुल रिपब्लिक नहीं है। हम लोग पावरफुल डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है, लेकिन रिपब्लिक में बस हम लोग ठीक ठाक है, ठीक है। समझ में आ गई बात ना? तो हेड ऑफ स्टेट हमारा जो है रामनाथ कोविंद साहब हैं, वो भी ऐसी हैं। अगर हम ब्रिटिश क्राउन को भी रखते तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने कहा नहीं, हमारे ऊपर जो इतने हम नहीं, सॉवर्निटी नहीं खत्म होती, अगर ब्रिटिश क्राउन को सेरिमोनियल होता, बस सेरिमोनियल उसको मतलब के लिए कि हाँ भैया कभी तुमने राज किया था, तो चलो, तो हम तो इससे बच्चा मुगल एम्परर को बना लेते, या इससे बच्चा फिर हम मौर्य को बना लेते। सेरिमोनियल तो हम कुछ भी कर सकते, वैदिक पीरियड में चले जाते, है ना। सो बेसिकली हमने कहा हमारा तो कोई नहीं रहेगा। अब हमारी जो है हमारी फीलिंग रहेगी, अदरवाइज सेरिमोनियल पोस्ट है, उसके लिए कोई खास उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम 99% केसेस में तो बाइंडिंग है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की एडवाइस आपको पता है, प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है, तो उसमें कहानी खत्म। तो हमारे यहाँ क्या हो गया कि वी आर द सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन। और क्या करना है? सारे सिक्योर टू ऑल सिटीजन, क्या? जस्टिस। कैसा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है भाई? कि समाज में सब बराबर हो, कोई ऊंचा नीचा ना हो, ऊंचा नीचा, सवर्ण बहुत ऊंचे, शूद्र बहुत नीचे वाला कहानी ना हो, ठीक है। सोशल जस्टिस होना चाहिए, सब लोगों को बराबरी का वो होना चाहिए। एक बंदे का दुख दिख रहा है तो दूसरे का भी दुख दिखना चाहिए, है ना। एक बंदे का अगर दुख दिख रहा है तो दूसरे का भी दुख दिखना चाहिए। ये नहीं कि एक बंदे का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और उसको मारा जा रहा है, उसको इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वहां पे आपको नहीं नजर आ रहा, और दूसरी तरफ हुआ तो आपको नजर आ गया। ये नहीं होना चाहिए। सोशल जस्टिस, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब बराबर, ठीक है। बर्थ बेसिस पर कोई ऊंचा नीचा नहीं, कर्म के बेसिस पर हो सकता, ठीक है। तो ये हो गया आपका जस्टिस सोशल। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब ये नहीं कि कोई के पास बहुत पैसा हो और किसी के पास कुछ भी ना हो। इकोनॉमिक जस्टिस, डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और पॉलिटिकल जस्टिस, ये ना हो कि सिर्फ राजा का बेटा राजा बने, कोई भी राजा बन सकता हो, हर किसी को अधिकार हो पॉलिटिक्स में वो जाने का, हर किसी को अधिकार हो कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का अधिकार हो। तो ये हमारा क्या है? जस्टिस। तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी ऑफ थॉट, सोच, आजादी, किस चीज की? थॉट, सोचने की आजादी। ये नहीं है राजा साहब के खिलाफ सोचा, अच्छा फांसी दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या नाम है? थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी। अब बोलने का मतलब ये नहीं कि गाली दोगे, किसी को डिफेम करोगे, किसी के बारे में कुछ गलत शब्द बोलोगे, ऐसा नहीं, ठीक है। बोलने का की आजादी का मतलब यह है कि आप अपनी एस्पिरेशंस, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। तो एक्सप्रेशन, बिलीफ जैसा मर्जी वैसा बिलीव करो, ऐसा थोड़ी ना है कि मैं फोर्स करूं, नहीं तुम्हें मेरी ही बात पे बिलीव करना है। फेथ, मुझे नहीं, तुम्हें एक ही खुदा पे फेथ रखना है, तुम्हें तो क्या नाम है इसी की पूजा करनी है, इस बुद्ध की पूजा करनी है या उसकी पूजा करनी है, मतलब मैं बताऊं किसी के ऊपर फेथ रखना है, आसाराम बापू को ही अपना वो मानना है आपको, तो ऐसा नहीं, ठीक है। फेथ जिसके ऊपर रखना है रखो, आप आसाराम बापू के ऊपर फेथ रखो, शिवाजी महाराज के ऊपर रखो, क्या नाम है किसी प्रॉफिट के ऊपर रखो, सेंट के ऊपर रखो, किसी वली अब्दाल के ऊपर रखो, जिसकी मर्जी उसके फेथ रखो, अल्लाह के ऊपर रखो, आपको कोई मना नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और जिसकी मर्जी उसकी पूजा करो, पूजा जिसकी मर्जी उसकी करो, है ना, आपकी मर्जी है। आपका मन करे अपनी पूजा करते रहो, आपकी मन करे किसी और पशु पक्षी की पूजा करो, आपका मन करे तो आप पेड़ों की पूजा करो, नदियों की पूजा करो, और आपका मन करे तो आप सर्वशक्तिमान ईश्वर की पूजा करो, आदि शक्ति की पूजा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करो, जिसकी मर्जी उसकी पूजा करो,
nobody is going to question. आप क्या नाम है, अल्लाह की वर्शिप करो, आप गुरु की वर्शिप करो, जिसकी मर्जी उसकी, ठीक है। सो ये आपका है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सब लोगों का स्टेटस इक्वल हो और अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल मिले। ये कैसे? जैसे अंग्रेजों के टाइम पर भी और उससे पहले भी हमेशा से होता आ रहा है कि सबका स्टेटस इक्वल नहीं माना जाता है और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है। जैसे महाभारत के टाइम पर जब अर्जुन से कहा कि मैं द्वंद्व युद्ध करूंगा कर्ण ने, तो उन्होंने बोला तू सूत पुत्र है, तू नहीं कर सकता, तो स्टेटस नहीं दिया, तो उसको मतलब कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया। फिर कैसे पता चलेगा कौन बेस्ट है? उन्होंने कहा नहीं, राजा का बेटे से ही राजा कंपटीशन करेगा, मतलब राजकुमार से कंपटीशन करेंगे, यू कैन नॉट, तुम तो सूत पुत्र हो, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आई हैं जहां पे हाँ, इसके एकलव्य को सिखाया नहीं उन्होंने कि हम सिर्फ राजकुमारों को सिखाते हैं, हम सिखाएंगे नहीं। तो गुरु भी ऐसे हुआ करते थे। मुझे लगता है कि गुरु द्रोणाचार्य वाला अवार्ड तो नहीं देना चाहिए, ये जो गुरु द्रोणाचार्य मतलब ये तो बहुत गलत है। गुरु के लिए सब बराबर है। हाउ कैन यू, मतलब अंगूठा काट लो यार किसी का, वो अंगूठा काट लिया ताकि एक बंदे को फेवर करा आपने और दूसरे का काट लिया क्योंकि वो भीड़ है, और जबकि आपने उसको सिखाया भी नहीं था। उसने तो आपकी मूर्ति बना के, वो उसका बिलीफ था, उसने मूर्ति बनाकर और करता रहा करत करत अभ्यास जड़मति जात सुजान रसरी आवत जात तो शिल्पा परत निशान, उसने करत अभ्यास किया है ना, तो उसके वो बदल गए। अब आप कहो कि नहीं भैया ये तो उनकी दिव्य शक्ति थी, उनको तो पता भी नहीं था, बट काट लिया ना अंगूठा। तो दिस इज रॉन्ग, गेटिंग दिस रॉन्ग, दैट यू कैन नॉट डू। So we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice. अच्छा, justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship. समझ में आ गया इतना? Equality of status and opportunity, सबको अपॉर्चुनिटी दो। पहले क्या होता था ब्रिटिशर्स के टाइम पर, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, ठीक है। जैसे कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर क्या हुआ कि कॉम्बिनेटेड सिविल सर्विसेज में कोई भी इंडियन को अलाउ नहीं था, यानी सिविल सर्विस जो एग्जाम आप देने जा रहे हो, कैसे पता चलेगा इंडियंस बहुत ब्रिलियंट है? जब आप एग्जाम में ही नहीं बैठने दोगे, आप बोल रहे इंडियंस आर नॉट अलाउड, है ना। तो इंडियंस को जब आप एग्जाम में बैठने नहीं दोगे तो कैसे? समझ लो कि कुछ ऐसे भी इंडियंस रहे हैं जिन्होंने 2-3 बार सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया जब उनको चांस दिया गया, ठीक है, और एज कम कर देते थे इसके लिए कि मतलब उनको ना वो कर पाए। तो अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा कि इंडियंस में? आपने पहले समझ लिया कि सुप्रीमेसी क्या है, व्हाइट्स की सुप्रीमेसी है, और जो है ब्लैक जो है या ब्राउन जो है वो तो बिल्कुल बेकार है। तो इन लोगों की सुप्रीमेसी नहीं है तो इन लोगों को चांस ही ना दो। अब चांस नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा? और ये शुरू से आ रहा है। तो अपॉर्चुनिटी देना, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि क्या नाम है, अपॉर्चुनिटी हम सबका इक्वल स्टेटस रहेगा और अपॉर्चुनिटी सबको समान रूप से दी जाएगी, ठीक है। तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और सब में प्रमोट करना है। क्या प्रमोट करना है? फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ठीक है। तो सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाई देखिए ये भी बहुत जरूरी है। पहले हम लोग कहते थे ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हिंदी चीनी भी भाई भाई कभी हुआ था, वो कब हुआ था? पंचशील के टाइम पर हिंदी चीनी भाई भाई जब वॉर हुआ था। तो कहने का मतलब ये था कि कभी जो है हिंदू मुस्लिम सिख, अच्छा बचपन में हम लोग पढ़ते आ रहे थे, बचपन में पढ़ते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वो वाला टाइप से। अभी हमारा सिचुएशन थोड़ा टर्मोइल हो गया, बहुत दिक्कत हो गई है। बचपन से हम लोग ये चीज करते आ रहे हैं, ठीक है। हमारे टाइम पे तो कुछ ज्यादा ही अच्छा था, हम लोगों को पता ही नहीं था इतनी कहानी, तो ठीक है। सो बेसिकली ये जो है कि फ्रेटर्निटी, सेंस ऑफ ब्रदरहुड कैसे होना चाहिए कि आप जब किसी से कह दोगे कि ये तेरा घर नहीं है, अपने भाई से कह दो कि तेरा घर नहीं है, सर पे उठा के मारेगा डंडा, और बोलोगे तेरी मां नहीं है, बोलोगे अपनी। अच्छा अगर एक बात बताओ, वो अगर मजाक में बोल रहे हो ना तब तक तो ठीक है। जैसे मान लो कि अयान है और ये क्या नाम है नदीम है, अब अपनी मम्मी के पास जाए और अयान इनसे बोले कि तुम्हारी मां नहीं है, तुम आना भी बंद करी, जाओ अपने घर जाओ बाप के। ये सोचो मैं जाऊंगा, मेरी माँ ये बचपन से तो मैं ही जानता हूँ, मेरे फादर ही है, अब मैं कैसे चला जाऊं घर छोड़ के? भाई है, लगेगा ना कुछ अजीब सा। तो अगर कोई कहे, अब देखो सिंपल है यार कि अगर कोई कहे कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, हैं, तो आदमी ये सोचे कि यार मैं पाकिस्तान में कभी गया ना, मेरे पास वीजा ना पासपोर्ट, ना मैं जानता हूँ पाकिस्तान, हमेशा कौवापुर में रहा हूँ या मतलब हमेशा जो है बटला हाउस में रहा हूँ या कहीं ऐसी जगह पे रहा हूँ, छोटे से गांव में रहा हूँ, इसी की मिट्टी में खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ। अब मैं कहां से पाकिस्तान चला जाऊँ? कौन सी कंट्री है? उसने तो नाम नहीं सुना ठीक से, मतलब नाम तो पाकिस्तान सुना लेकिन कभी उसके बारे में जाना
अपने पड़ोसियों को जाना, हिंदू मुस्लिम सब होली मनाई, दिवाली मनाई और ईद मनाई, है ना, सब मिलकर उनको बोला चच्ची सलाम अलैकुम, चच्ची नमस्ते हैं, और चाचा नमस्ते, और भैया क्या हाल है, तो इस तरह से बात हुई। अब ये सब करने के बाद ये कल्चर छोड़कर वो चले जाए पाकिस्तान, तो ये कितना बुरा लगेगा। तो ये कहते हैं भाईचारे को वो करना। भाईचारे का मतलब क्या है कि जितना तुम्हारी माँ है भारत माँ, उतनी हमारी भी माँ है ना, इस तरह से सोच होनी चाहिए। ये यानी कि भाई होने का मतलब क्या है, ये तुम्हारा भी घर है, मेरा भी घर है। एक भाई का, भाई एक घर में अगर आप पैदा हुए भाई हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपका भी घर है, मेरा भी घर है। ये तो मतलब हुआ कि अपने भाई से हाथ मार लोगे नहीं। अक्सर लोग आजकल प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट करते हैं, तो आजकल यही टाइम आ गया है, कलयुग आ गया ना, है सतयुग त्रेता द्वापर तो चला गया, अब कलयुग में क्या होता है, कलयुग में यही होता है कि क्या, हाँ कलयुग में यही होता है कि भाई भाई का हक मारता है। तो यहाँ भी वही हो रहा है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम नेपाल चले जाओ, तुम भूटान चले जाओ, मतलब काहे चले जाए भी अपना घर छोड़ के, बाप की मतलब बाप का है ना प्रॉपर्टी, तो उसमें हक तो दोनों का है, तो हम दोनों साथ रहेंगे। तो बोला कि प्रमोटिंग क्या नाम है, आपको फ्रेटर्निटी प्रमोट करनी है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड प्रमोट करना है, ठीक है, ओके। यानी सब भाई भाई है, सबका है, यानी कि ये बताना है कि भैया देखो ना, मैं पाकिस्तान से आया हूं, और पाकिस्तान का है कहते हो अरब को, है ना, अगर मुसलमान उसको देखना है, क्योंकि स्टार्ट तो क्या नाम है अरब में, और भेजो तो अरब भेज दो, ठीक है, चले जाएंगे। नहीं वही है कि अरब में भेज दो, और वो एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है भैया, 2-4 तेल के कुएं दे दे हमें, एक दो रहे आराम से, है ना। सो दैट इज बेसिकली, मतलब ओरिजिन तो वहीं से हुआ है। अगर मुसलमानों को भेजना है, ठीक है, जेरूसलम भेज दो यहूदियों को, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो वो भी खुशी से चले जाएंगे ना, कैसे। तो कहने का मतलब ये है कि टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ठीक है, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। एक एक इंडिविजुअल की डिग्निटी इंपॉर्टेंट है, आप उसको लेस ह्यूमन की तरह ट्रीट करेंगे तो इंपॉर्टेंट क्या सही है, मेजोरिटी या माइनॉरिटी, किसी को आप अगर लेस ह्यूमन, सब ह्यूमन कंडीशन में रखना चाहते हैं, उनको उस तरह से ट्रीट करते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है, बोलता है कि भैया देखिए हर किसी की डिग्निटी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर वो कोई ऐसा बोले जैसा आप दूसरे को बोलते हैं, तो आपको कैसा लगेगा। जैसे कोई बोले आपको कि पाकिस्तानी, तो आप बोलो नेपाली, तो कैसा लगेगा, खराब लगेगा ना। किसी को आप नॉर्थ ईस्टियन को बोलते चाइनीज, जबकि वो दे आर वेरी मच इंडियन, हो सकता है आपसे ज्यादा इंडिया से मोहब्बत करते हो, लेकिन ज्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न को आप क्या बोल देते हैं लोग, चाइनीज। अगर उनको क्या बुरा नहीं लगता है, अंदर से वो लोग भी मतलब कहाँ गुस्से में, मतलब वो हो जाते होंगे एकदम, है ना, तकलीफ में, गुस्से से ज्यादा तकलीफ हो जाती होगी कि बताओ, हम कहते हैं इसी देश में हैं, हम इसी कंट्री में हैं, या तुम मतलब, इसीलिए बार बार ना यूपीएससी फोकस करता है, अरुणाचल प्रदेश पढ़ो, असम पढ़ो, क्या नाम है, त्रिपुरा पढ़ो, मेघालय पढ़ो, है, या तुम खुद ही मान रहे हो कि वो चाइना का पार्ट है। हम बार-बार कहेंगे तो वो तो खुद ही सोचेंगे बढ़िया चाइना वही चीज है ना। तो ये चीज जो है, ये चीज बहुत खराब है, ठीक है। तो फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक एक इंसान की डिग्निटी इंपॉर्टेंट है, एक एक औरत की, मर्द की, सबकी डिग्निटी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहीं विमेन सिर्फ नहीं लिखा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप औरतों की इज्जत करोगे, आप एक इंडिविजुअल की इज्जत करोगे, चाहे वो औरत हो और चाहे मर्द हो। इंसान अच्छा है तो उसकी इज्जत करोगे, ठीक है, हर एक इंसान की डिग्निटी की बात करोगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, ठीक है, जैसे कहीं प्लेस ऑफ बर्थ कहीं भी हो इंडिया में, तो उसकी आप डिग्निटी की हिफाजत करना कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी है, ठीक है। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और हमारा यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। यूनिटी का मतलब क्या है, सब बराबर हो, सब भाईचारा हो, सबके अंदर सब बराबर हो, यूनिटी हो गई। और इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, अखंडता, या इंटीग्रिटी को मतलब ऐसे समझेंगे आप कि यूनिटी मतलब सामने आप लोग सब बराबर हैं, लेकिन आप पीठ पीछे भी बराबर हैं। इंटीग्रिटी मतलब मेंटेन करनी चाहिए, नहीं कि जब सामने सामने तो हम भाईचारा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, पीछे से अरे वो मुसलमान है, वो हिंदू है, ठीक है, ये नहीं, हाँ ये नहीं होना चाहिए। आप यूनिटी है तो वो जैसे ऑनेस्टी है तो इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए, सामने ही नहीं पीठ पीछे भी, ठीक है। सो यूनिटी को हमेशा कायम रखना है उसको, ये नहीं कि आज यूनिटी है कल खत्म हो जाएगी, नहीं, कायम रखना है। तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ऑन दिस डे ऑफ 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, डू hereby अडॉप्ट करते हैं, एनेक्ट करते हैं, एंड गिव टू आवरसेल्फ, और अपने आप को देते हैं क्या, बात आ गई समझ में, आसान है, ठीक है।
अब ये बात तो समझ में आ गई कि भाई ठीक है, हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने अपने आप को दिया है। अच्छा, इसमें देखिए वी द पीपल ऑफ इंडिया में से लेकर हमने स्टार्ट किया, और इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिस 26 नवंबर 1949 टू हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड ड्यू टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अडॉप्ट किया है यानी किसी और का था तो खुद ले लिया है, इनेक्ट लागू किया है और अपने आप को दिया यानी किसी और ने नहीं दिया है, हमने खुद को दिया। तो वी द पीपल से स्टार्ट होकर हमने खुद को दिया है ये कॉन्स्टिट्यूशन। बेहतरीन। ये लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, प्रीएम्बल इटसेल्फ इज यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। और प्रीएम्बल इज, और प्रीएम्बल के बारे में दो बातें और आती हैं एग्जाम में। एक, क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है? बिल्कुल, केशवानंदा भारती के अंदर बेरी यूनियन में कह दिया था कि नहीं किया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर केशवानंदा भारती के केस में 1973 के अंदर 24 अप्रैल को जजमेंट आया कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड। कॉन्स्टिट्यूशन अगर पार्ट है, देखो पहले यह पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या अमेंड किया जा सकता है। आर्टिकल 368 कहता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 368 कहता है पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड कर सकता है, चेंज कर सकता है, बदलाव कर सकता है। क्वेश्चन उठता है कि क्या तो फिर प्रीएम्बल को भी कर सकते हैं? तो वेरी यूनियन 1960 के अंदर ये केस आया, उसके अंदर ये बात की गई कि नहीं भैया, आप प्रीएम्बल पार्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसलिए आप उसको बदल नहीं सकते। लेकिन केशवानंदा भारती केस में इसको ओवररूल कर दिया गया, साफ साफ कहा गया प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल इज वेरी मच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू कैन चेंज द पार्ट अमेंडमेंट, और आप प्रीएम्बल को चेंज कर सकते हैं। एंड प्रीएम्बल के बेसिस पर आप कोर्ट जा सकते हैं? आंसर है नहीं जा सकते। प्रीएम्बल इज नॉट जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये सिर्फ ट्रेलर है, ये सिर्फ फलसफा है, ये सिर्फ सोच है। इसके पीछे के जो अंदर के आर्टिकल्स हैं वो हैं और उनके बेसिस पर ये ट्रेलर दिखाया गया है। ये असल फिल्म नहीं है, ये ट्रेलर है। ये है कि अंदर की फिल्म क्या कहती है, अंदर की बात क्या है, ये फिलॉसफी, ये माइंड ऑफ द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। 2017 का क्वेश्चन है यूपीएससी का कि व्हाट रिफ्लेक्ट्स द माइंडसेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स? प्रीएम्बल, ठीक है। व्हाट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रीएम्बल। What is the philosophy of Indian Constitution? Preamble. What is the heart of the Constitution? Preamble. ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखिए ये प्रीएम्बल कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक्चुअल में है क्या। बात आगे समझ में? तो प्रीएम्बल को बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में चेंज भी किया गया, लेकिन उससे चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ट्रेलर से फिल्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। फिल्म है, कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेलर सिर्फ आपको सामने दिखाता है कि हाँ ये चीजें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ये कंटेंट है एक तरह से, ठीक है। ये प्रीफेस है, असल कहानी तो अंदर है, जो आर्टिकल्स के अंदर मेंशन हुआ है। आर्टिकल्स के बाद शेड्यूल के अंदर उसके बातें हैं। तो मुझे लगता है, आई होप कि इतनी बातें आपको आज समझ में आ गई होंगी। आज के लिए जो है हमने प्रीएम्बल को देख लिया है। अगर किसी को डाउट हो, दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। क्या समझ में आया सलमान? यस सर।